टाटमी गैलेक्सी के पीछे के दिमाग से ओशिनोको सामने आती है, जो जापानीज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की एक डार्क आयरॉनिकल जर्नी है। सीजन 1 ने व्यूअर्स को एक शानदार जर्नी दिखाई थी, जिसमें सुपरनैचुरल मिस्ट्री, हार्टफेल्ट ड्रामा और शोबिज कमेंट्री को एक यूनिक स्टाइल में मिक्स किया गया था। डॉक्टर गोरू अमामिया आई होशिनो के एक फैन हैं, जो उनके सरीना टेंदुजी नाम की एक मरीज की मौत के बाद फेवरेट आइडल बन गई थी। गोरू तब हैरान रह जाता है जब आई चुपचाप उसके रूरल हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वो 20 हफ्तों के 2 जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होती है। एआई की डिलीवरी डेट पर गोरू को एआई के पीछा करने वाले रियोसुके द्वारा एक पहाड़ से धक्का दे दिया जाता है। फिर जब वह जागता है तो देखता है कि उसका पुनर्जन्म एआई के बेटे अक्वामरीन के रूप में हुआ है, और वह उसके और उसकी जुड़वां बहन रूबी के साथ रहता है, जो खुद सरीना का पुनर्जन्म है। जैसे जैसे समय बीतता है, जुड़वां बच्चे लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा सीखते हैं। 1 साल बाद अक्वा एक फिल्म डायरेक्टर और काना अरीमा नाम की एक चाइल्ड एक्ट्रेस के साथ काम करता है। 2 साल बाद फिल्म को मामूली सफलता मिलती है। हालांकि एआई के पहले मेजर टोक्यो डोम परफॉर्मेंस के दिन रियोसुके ने उसे घातक रूप से चाकू मार दिया, जिसे मरने से पहले जुड़वां बच्चों के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ। बाद में जुड़वां बच्चों को सेटूस ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया। रूबी फैसला करती है कि वह एआई के नक्शे दम पर चलना चाहती है और एक आइडल बनना चाहती है, जबकि अक्वा का मानना है कि उनके बायोलॉजिकल पिता ने एआई का पता रियोसुके को लीक कर दिया था, जिसने आत्महत्या कर ली थी। कई सालों बाद अक्वा अपनी बदला लेने के प्लान को शुरू करता है। आई की मौत के बाद से 12 सालों में इचिगो कॉन्टैक्ट से बाहर हो गया है। आई का आइडल ग्रुप बी कोमाची खत्म हो गया है और मियाको ने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की आइडल यूनिट को बंद कर दिया है। रूबी एक आइडल बनने के लिए ऑडिशन दे रही है, इस बात से अनजान कि अक्वा अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज उसकी एप्लीकेशंस को खराब करने और उसे गलत रिजेक्शन नोटिसेस देने के लिए कर रहा है। हालांकि रूबी को एक अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप द्वारा इनविटेशन दिया जाता है। किसी दूसरे ग्रुप के मैनेजमेंट पर भरोसा न करते हुए और रूबी के सपने को सपोर्ट करते हुए मियाको ने अंततः स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की आइडल यूनिट को रूबी के साथ इसके पहले मेंबर के रूप में फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस बीच अक्वा डायरेक्टर गोतांडा के असिस्टेंट के रूप में काम करता है, लेकिन उसने एक्टर बनने की कोशिश छोड़ दी है, जो अपने पिता को ढूंढने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम करके संतुष्ट है। गोतांडा अक्वा को सलाह देता है कि वह अपने सपनों को इतनी आसानी से न छोड़े जिससे उसे एआई के आखिरी शब्द याद आ जाते हैं। बाद में अक्वा और रूबी प्रेस्टिजियस यूटू हाई स्कूल में एनरोल करते हैं, जिसमें एक परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट है। स्कूल में उन दोनों का सामना फिर से काना से होता है, जो अक्वा को फिर से देखकर खुश होती है, लेकिन हैरान है कि वह परफॉर्मिंग आर्ट्स के बजाय जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल हुआ है। काना अक्वा के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक्साइटेड है और उसे एक्टिंग में वापस आने के लिए बात करने की कोशिश करती है। मंगा सीरीज स्वीट टुडे के लिव एक्शन एडेप्टेशन में एक रोल ऑफर करती है। उसे ये बताती है कि उसके फेमस प्रोड्यूसर मसाया कबुरागी से कनेक्शंस हैं, जिसे सुनकर अक्वा एआई की सीक्रेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक नाम के रूप में पहचानता है, जो उसे उसके पर्सनल फोन पर मिला था। अक्वा कबुरागी के करीब आने के बहाने से एक रोल लेने के लिए सहमत हो जाता है। काना के कारण अक्वा को शो में एक विलन का रोल मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह शो बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्शन का है। केना ने स्वीकार किया कि शो में यंग मेल मॉडल्स को लिया गया है और उनकी एक्टिंग एबिलिटी से ज्यादा उनके लुक्स को प्रायोरिटी दी गई, और काना को अपने एक्टिंग टैलेंट को रोक कर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह आगे बताती हैं कि एक बच्चे के रूप में उसके बुरे बर्ताव के कारण जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसे एक्टिंग इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। फिल्म में एक ब्रेक के दौरान अक्वा कबुरागी की छोड़ी गई सिगरेट से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है और सुनता है कि कबुरागी केवल काना का फायदा उठा रहा है। वह जिसके लिए आया था उसे पाने के बावजूद अक्वा ने यहीं रुकने और अपनी एक्टिंग पर पूरा जोर लगाने का फैसला किया। काना के परफॉर्मेंस के लिए अक्वा अपनी स्किल्स को यूज करके सीन सेट करता है।
इससे काना को अपनी असली एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, जिससे शो देखने वाले लोगों को ये काफी पसंद आता है। उनकी पार्टी में आक्वा फिर से काबुरागी से मिलता है। पैटर्निटी टेस्ट के कारण उसे पता चल जाता है कि वह उसका पिता नहीं है। काबुरागी ने बताया कि वह किसी इंसान के बारे में जानता है जिसके साथ एआई कुछ समय बिता रही थी, और एक रियलिटी डेटिंग शो में एक्टिंग करने के बदले में आक्वा को यह बताने का ऑफर देता है कि वह कौन है। कुछ समय बाद आक्वा और रूबी यूतू हाई स्कूल में अपना पहले दिन अटेंड करते हैं, जहां रूबी साथी स्टूडेंट और ग्रेवियर मॉडल मिनामी कोतोबुकी से दोस्ती करती है। वह मिनामी को आक्वा से मिलाती है और यह भी बताती है कि फेमस प्रोफेशनल एंटरटेनर फ्रिल शिरानुई भी उसकी क्लास में है। जिससे रूबी को यह एहसास होता है कि उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी तक कोई जगह हासिल नहीं की है। वह मियाको को स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस के आइडल ग्रुप को बनाने के लिए कहती है, लेकिन मियाको का कहना है कि उनकी जैसी छोटी कंपनी के लिए आइडल्स रिक्रूट करना आसान नहीं है। आक्वा फिर सुझाव देता है कि वे काना को रिक्रूट करें। एक आइडल बनकर अपने एक्टिंग करियर को जोखिम में डालने के साथ काना ने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस के साथ साइन अप करने का फैसला किया ताकि वह आक्वा के साथ काम कर सके। हालांकि वह इस बात से हैरान है कि आक्वा की अगली जॉब माई लव विद अ स्टार बिगिंस नाउ नामक एक रियलिटी डेटिंग शो के लिए है, जहां वह फैशन मॉडल यूकी सुमी, डांसर नोबुयुकी कुमानो, एक्ट्रेस अकाने कुरोकावा, इंटरनेट पर्सनालिटी एमी एमचो और म्यूजिशियन केंगो मोरिमोटो के साथ हैं। भले ही आक्वा शो के लिए एक्टिंग कर रहा है, काना इस बात से खुश नहीं होती है कि वह अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ कैसे बातचीत कर रहा है। इस बीच मियाको रूबी और काना का ऑनलाइन डेब्यू कराने का फैसला लेती है और उनके अनुभवी इंटरनेट पर्सनालिटीज में से एक पिएयोन, जो एक मास्क्ड फिजिकल ट्रेनिंग यूट्यूबर है, की मदद लेती है। पिएयोन का मानना है कि लड़कियों के लिए फॉलोअर्स हासिल करने का सबसे तेज तरीका उसके चैनल के साथ कोलैबोरेट करना है, और वे लगातार 1 घंटे तक वर्कआउट डांस करते हैं। पिएयोन ने उनसे पूछा कि उनके ग्रुप का नाम क्या होगा, और रूबी ने बी कोमची के नाम को रिवाइव करने का फैसला किया। जैसे जैसे सीजन फॉर लव नाउ चलता है, आक्वा को पता चलता है कि रियलिटी शो के स्टार्स जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कम स्क्रिप्टेड और ज्यादा वास्तविक हैं। काना रूबी को ईगो सर्फिंग के इंपॉर्टेंस और खतरों के बारे में सिखाती है, क्योंकि आइडल्स को ऑनलाइन अपने अपीयरेंस और रेपुटेशन को काफी ध्यान से मैनेज करना होता है। शो जल्द ही यूकी, नोबुयुकी और केंगो के बीच एक लव ट्रायंगल पर फोकस करना शुरू कर देता है, जिसमें आक्वा ने खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए इससे बाहर रहने का फैसला किया। एमईएमचीओ को अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ने का आनंद मिल रहा है, लेकिन एकेने को अलग दिखने और अटेंशन हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे उसे कम से कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है। रिजल्ट हासिल करने के लिए अपनी एजेंसी के दबाव में एकेन थोड़ी देर के लिए अपना आपा खो देती है और यूकी पर हाथ उठाती है, जिससे गलती से उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती है। जबकि यूकी अकेन को माफ कर देती है और अकेने खुद उससे माफी मांगती है, अकाने यूकी के फैंस द्वारा साइबर बुलिंग का निशाना बन जाती है। लगातार नेगेटिव कमेंट्स का सामना करने के बाद एकेने डिप्रेशन में आ जाती है और सुसाइड करने का फैसला करती है, लेकिन आक्वा वहां आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही आक्वा ने अकाने की जान बचाई, काना ने रूबी को बताया कि हैरासमेंट के कारण मशहूर सेलिब्रिटीज द्वारा आत्महत्या करना एक आम बात बन गई है। इस बीच आक्वा और अकाने को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां लव नाउ के बाकी मेंबर्स उनसे मिलने जाते हैं। आक्वा ने अकेन को सलाह दी कि उसके पास अभी भी शो से बाहर निकलने का ऑप्शन है, लेकिन उसने इसमें बने रहने का फैसला किया। अकेन को विलन के रूप में दिखाने के लिए फुटेज को एडिट करने वाले शो स्टाफ से नाराज होकर आक्वा ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अकेने के आत्महत्या के प्रयास की खबर मीडिया में लीक की। फिर वह अकेने की इमेज को सही करने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कास्ट मेंबर्स की मदद लेता है। वीडियो सही साबित होता है और अकेने के खिलाफ हैरासमेंट समाप्त हो जाता है। एमईएम चो एंड यूकी ने सुझाव दिया कि अकेने अपनी एक्टिंग स्किल्स का यूज एक ऐसा कैरेक्टर अपनाने के लिए करें जो आक्वा के टेस्ट को पसंद आए। जब आक्वा आई के प्रति अपनी पसंद बताता है, तो अकाने उसके बिहेवियर को जानने के लिए उसके बारे में और चीजें सीखती है। अगले फिल्मिंग सेशन में अकेन ऑफिशियली शो में लौट आती है।
और aqua इस बात से हैरान है कि अकेने AA की पर्सनालिटी की नकल कितनी अच्छी तरह से कर रही है। aqua अकेने के परफॉर्मेंस से हैरान हो जाता है और उसे यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में उसके और AA के लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं। यह जानने पर कि अकेने प्रोफाइलिंग में माहिर है, aqua ने उसकी स्किल्स को यूज करने के लिए उसे मैनिपुलेट करने का फैसला किया। लव नाउ के फाइनल एपिसोड में वह खुलेआम कैमरा पर अकाने को किस करता है, जिससे काना नाराज हो जाता है। उनकी पार्टी में aqua की मुलाकात कबुरागी से होती है, जो डील को खत्म करने के लिए सहमत हो जाता है और अगले हफ्ते एक मीटिंग अरेंज करता है। फिर aqua अकेन से बात करता है और वे दोनों दिखावा करने के लिए सहमत होते हैं कि वे डेट कर रहे हैं। पार्टी के बाद MEM चो aqua को अकेन के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ कहती है और बताती है कि वह एक आइडल बनना चाहती थी, लेकिन कई असफलताओं के बाद उसने हार मान ली। aqua उसे रिफॉर्म्ड बी कोमाची में शामिल होने का ऑफर देता है, जिससे वह सोचने लगती है। मियाको ने MEM चो का इंटरव्यू लिया और सही अनुमान लगाया कि उसकी उम्र जितना वो बता रही है उससे ज्यादा है। MEM चो उस सिचुएशन के बारे में बताती है जिसके कारण अंततः वह एक स्ट्रीमर बन गई। रूबी और काना ने MEM चो की कहानी सुनी और उसे बी कोमाची में एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच लव नाउ के हालिया सीजन की पॉपुलैरिटी ने aqua को पब्लिक स्पॉटलाइट में ला दिया है। MEM चो की पॉपुलैरिटी की वजह से बी कोमाची को और भी अटेंशन मिलता है और वह पुराने बी कोमाची के सॉन्ग्स को रीयूज करने का आइडिया लेकर आती है। हालांकि काना को ट्रेनिंग के दौरान रूबी और MEM चो के साथ बने रहने में मुश्किलें होती है और वह aqua के सामने बुरा व्यवहार करती है। aqua फिर से कबुरागी से मिलता है, जो बताता है कि AI का सीक्रेट लवर संभवतः अकेने के थिएटर ग्रुप लालाली का मेंबर है। वह रिवाइव्ड बी कोमाची में भी इंटरेस्ट दिखाता है और उन्हें अपकमिंग जापान आइडल फेस्टिवल में आने का ऑफर देता है। रूबी और MEM चो में इस बात पर कंपटीशन होता है कि उनमें से कौन ग्रुप का सेंटर होगा। हालांकि जब वे काना के म्यूजिक करियर पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने नेचर के विपरीत होने के बावजूद वह वास्तव में एक टैलेंटेड सिंगर है। रूबी और MEM चो ने फैसला किया कि काना ही बेस्ट सेंटर होगी, लेकिन काना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उन दोनों को गाते हुए सुनने और प्रैक्टिस करने के बाद वह शांत हो जाती है। लड़कियों को जाइफ की अगुवाई में तैयार करने में मदद करने के लिए मियाको लड़कियों को ट्रेन करने के लिए पियोन को वापस लाती है। वास्तव में यह aqua है जो खुद पियोन के रूप में आता है। कॉन्सर्ट से एक रात पहले काना रूबी के पास्ट और एक आइडल बनने के उसके मोटिवेशंस के बारे में सुनती है। वह नीचे घूमने का फैसला करती है और गलती से उसे पता चलता है कि aqua पियोन के रूप में उसके साथ था। जीफ का दिन आता है। बी कोमाची एक भीड़ से भरे कमरे में जाती है, जहां कई सारे अंडरग्राउंड और कम पॉपुलर आइडल ग्रुप्स जगह के लिए लड़ रहे हैं। काना घबराई हुई रूबी के सामने यह स्वीकार करती है कि वह खुद एक ग्रुप के रूप में बाहर जाने में ज्यादा घबराती है। हालांकि रूबी ने उसे यह कहकर मोटिवेट किया कि वे तीनों रूकी आइडल्स हैं, इसलिए वो फेल भी हो सकते हैं। अब कोई डर नहीं है। जैसे ही बी कोमाची की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, काना ने सेंटर के रूप में अपनी पोजीशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। बी कोमाची ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया और उनका पहला गाना अच्छा चला। हालांकि काना अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है जब वह देखती है कि ज्यादातर ऑडियंस केवल रूबी और MEM चो को देखने के लिए है। हालांकि वह भीड़ के बीच aqua को उन्हें चीर करते हुए देखती है और अचानक उसे मोटिवेशन मिल जाता है। उनकी परफॉर्मेंस बेहद सफल साबित हुई और घर जाते समय काना को पता चला कि aqua का अकेन के साथ रिश्ता केवल प्रोफेशनल है। राहत महसूस कर रही काना aqua के साथ नॉर्मल होकर बातचीत करना शुरू कर देती है, जबकि MEM चो को उसके और अकेन के बीच के लव ट्रायंगल का एहसास होता है। कुछ समय बाद लालाली को पॉपुलर मांगा टोक्यो ब्लेड के स्टेज एडेप्टेशन के लिए चुना गया और कबुरागी को कुछ आउटसाइड टैलेंट ढूंढने के लिए कहा गया। काना और अकेने दोनों को aqua के कैरेक्टर के साथ एक लव ट्रायंगल में कैरेक्टर्स के रूप में लिया गया है और aqua को पता चलता है कि दोनों एक्ट्रेसेस में उनके चाइल्ड एक्ट्रेस के दिनों से ही एक दूसरे के साथ इंटेंस राइवलरी रही है। कास्टिंग पूरी होने के साथ टोक्यो ब्लेड प्ले के लिए क्रू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। रूबी AI की कब्र पर जाने के लिए रवाना हो गई और aqua ने एक बार फिर अपने पिता का पता लगाने की कसम खाई।